नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे भारत के चंद्रयान मिशन 3 की। जी हां, चंद्रयान मिशन 3 सफल नजर आ रहा है और आज सफल लैंडिंग भारत ने करके चांद पर अपना परचम लहरा दिया है। 23 अगस्त के शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हालांकि इस सब के बीच मिशन चंद्रयान पर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह ने जहां वैज्ञानिकों की सैलरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा, तो वहीं एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही बता डाला। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है, उनके 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं। जी हाँ, देश में शायद ही कोई ऐसा मसला हो जो सियासत से परे हो। दरअसल भारत के चंद्रयान मिशन पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। पहले आप दिग्विजय सिंह का ये बयान सुनिए। हमें इस बात का गर्व है कि भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है, उनके 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। उधर दिग्विजय के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। देश के लिए चिंता का विषय दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो हमेशा से भारत को बदनाम करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे लोगों को अगर कि ये हमेशा देश का विरोध करते हैं कहा जाए तो गलत नहीं है, और ऐसे लोगों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो देश के इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर भारत का मान और सम्मान कभी जब बढ़ता है तो इनको बड़ी पीड़ा होती है, इनको बड़ा दर्द होता है। हालांकि सियासी हमले तेज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में दिग्विजय ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए वैज्ञानिकों की सैलरी का मुद्दा उठाया था। बहरहाल बात जब भारत के अंतरिक्ष मिशन को लेकर सियासत की हो रही है तो आंकड़ों के बरक्स तस्वीर थोड़ी और साफ करने की कोशिश करते हैं। जानकारी के मुताबिक 2014 से अब तक 389 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए। 2014 के पहले सिर्फ 35 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। 389 सैटेलाइट के लॉन्च से 3,300 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। PSLV C3 से भारत ने रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। 10 साल में स्पेस सेक्टर का बजट 5,615 करोड़ से 12,543 करोड़ तक पहुंच गया। पिछली सरकारों के मुकाबले स्पेस बजट में ये 123% की बढ़ोतरी है। 2014 से पहले लॉन्च रेट 1.2 था और अब ये 5.7 तक आ गया है। 2020 से अब तक स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाले 140 स्टार्टअप्स आ चुके हैं। युवाओं के लिए सरकार ने युविका नाम से एक वार्षिक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत पिछले 3 सालों में 603 छात्र वैज्ञानिक बने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 सालों में भारत अंतरिक्ष मिशन ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। बहरहाल अब बात भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बजट की करते हैं, चूँकि इस पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी आई है, लिहाजा पहले यूपीए सरकार के आखिरी 5 साल के बजट पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि अंतरिक्ष मिशन के लिए तब कितना आवंटन हुआ था। 2009-10 में 4,167 करोड़, 2010-11 में 4,880 करोड़, 2011-12 में 4,432 करोड़, 2012-13 में 4,880 करोड़ और 2013-14 में 5,172 करोड़ का आवंटन हुआ था। तो ये तो बात हुई यूपीए शासन के दौरान बजट एलोकेशन की। अब बात पिछले 5 साल यानी एनडीए शासन के आवंटन की।
2019-20 में भारत का स्पेस बजट 12,476 करोड़ था। 2020-21 में 12,587 करोड़, 2021-22 में 12,474 करोड़, 2022-23 में 10,523 करोड़ और 2023-24 के लिए 12,544 करोड़ का आवंटन किया गया। बहरहाल सियासत चलती रहेगी, लेकिन ये पल हर एक भारतवासी के लिए जश्न और गर्व का है, क्योंकि हिंदुस्तान ने चांद छू लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस वक्त को देखें तो दो स्थितियां हैं। एक तरफ तो जहां भारत अपनी जीत का जश्न मना रहा है, हर देशवासी इस जश्न में डूबा हुआ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने चांद फतह कर लिया है और यह कहा भी जा रहा है कि चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि अब चंदा मामा घर के। तो इस उपलब्धि पर क्या सोचता है देश? आने वाले वक्त में इससे क्या फायदे होंगे? चंद्रयान का जो मिशन था, इस मिशन के क्या फायदे होंगे और क्या क्या लक्ष्य है चंद्रयान के इस मिशन का? ये सब तमाम बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस पर दूसरी चीज ये है कि इस पर सियासत हो रही है। दिग्विजय सिंह ने जहां बधाई दी तो वहीं एक सवाल भी उठाया। इसको लेकर के खासतौर पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। जरा बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आर्यन सिंह जी हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आर्यन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ब्रिज गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत। और फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले हम तमाम मुद्दों पर बात करें, उसके लिए आर्यन सिंह जी, मैं आपसे सबसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए हम सियासत की बात करेंगे, अंदर सवाल जवाब का दौर चलेगा, लेकिन भारत ने जो ये कीर्तिमान स्थापित किया है, विश्व का चौथा देश जो चांद की सतह पर पहुंचा और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश, क्या एक बहुत बड़ा जो कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है, आने वाले वक्त में एक विकास का जो पथ है वो और ज्यादा बड़े तौर पर खुल गया है? हाँ जी, बिल्कुल। इससे आगे के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। जैसे सबसे पहली बात तो सॉफ्ट लैंडिंग की ही अगर हम करें, तो हमने देखा था चंद्रयान 2 में कितनी परेशानियां आई, तो हमने अब ये हासिल कर लिया है। इसका मतलब आगे के जितने भी इंटर प्लैनेटरी मिशंस होंगे, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे लैंड करना, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये अब इंडिया की टेक्नोलॉजी ने प्रूव कर दिया है कि हम खुद ऐसी चीजें बना सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी एक पेलोड लगा है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा है, जिससे जो कि पृथ्वी से आती हुई रोशनी को देखेगा। तो एक्सोप्लैनेट स्टडी, जो कि एक फ्यूचर न्यू पर्सपेक्टिव हो सकती है, वो भी इंडिया इस चीज को अनदेखा नहीं करेगा, वो आगे के मिशन में हेल्प करेगा। तो बहुत सारी नई चीजें इस मिशन से, बहुत ही यूनिक चीजें निकल कर आएंगी। तो ये बहुत ही एक अलग चीज है जो इंडिया। जी हाँ, ठीक है, आगे के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन ये कितना बड़ा कीर्तिमान है अगर हम इसको समझना चाहें, क्योंकि देखिए चौथा देश अगर भारत है, विश्व में 196 देश है और सिर्फ भारत एक ऐसा चौथा देश है जो चांद पर पहुंच पाया है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि लूना 25 रशिया के मिशन भी लैंड करने की कोशिश कर रही थी, तो वो क्रैश हो गई। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इंडिया की, वो साउथ पोल जहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, वहां लैंड किया है। हमने देखा था चंद्रयान 1 में वाटर मिला था, तो अभी इस मिशन से आगे की जो फ्यूचर मिशन है, इवन नासा के मिशन जैसे आर्टिमिस वगैरह, तो उस एरिया को एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया है कि वहां पे मिशंस लैंड करेंगे तो कुछ नई जानकारी हमें हासिल होगी वहां से। जी हाँ, बिल्कुल, और ये गर्व का पल है और हर हिंदुस्तानी इसको लेकर के गौरवान्वित है। लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, आप भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि गर्व कर रहे होंगे, और जो बातें कही गई, जो बयान आए, उससे इतर एक भारतीय होने के नाते इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे तमाम वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो हमने 1962 से जो एक अपनी यात्रा शुरू की थी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में, और वो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है दिन पर दिन एक नई ऊंचाई हासिल करता जा रहा है।
हमें गर्व है इस बात का कि हमने पहले राकेश शर्मा को वैज्ञानिक के रूप में व एस्ट्रोनॉमर के रूप में चांद पर पहुंचाया। फिर हमने मार्स का प्रोग्राम किया, तमाम सैटेलाइट जो है हमने लॉन्च किए, जिससे मौसम को लेके, हमारा टेलीकम्युनिकेशन को लेके हमने काम किया। तो बहुत अहम योगदान जो है इसरो जैसे संस्थान ने भारत में दिया है, हमारी तरक्की में दिया है। विक्रम साराभाई हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं, ऐसे तमाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ और अपनी कार्यकुशलता के दम पर देश को जो है, देश का नाम रोशन किया है। और भारत जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, और हमें एक उम्मीद के साथ और अब हमें एक मिशन के साथ काम करना चाहिए कि भारत अब नासा से आगे निकले। जो नासा की टेक्नोलॉजी है, नासा अब हमसे आके टेक्नोलॉजी ले, हमें अब इस दिशा में काम करने की जरूरत है। मैं पुनः सभी देशवासियों, तो आपको लगता है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और मौजूदा सरकार इस पूरे मिशन को और गति देने में कामयाब है? सरकार वरकार का इसमें कोई रोल नहीं, ये सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। ये हमारे वैज्ञानिकों का काम है, और ये काम 1962 से जो हमने इस काम को चालू किया, ये चला आ रहा है। अब मोदी जी नहीं तो ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। अरे मार्स कार्यक्रम जो क्या छोटा कार्यक्रम था, आर्यन जी बता देंगे कि मार्स पे कितने लोग पहुंचे हैं। हमारा मार्स कार्यक्रम जो था वो छोटा था क्या? आप हमारे वैज्ञानिकों की मतलब सूझबूझ और उनकी कार्यकुशलता को हम सलाम करते हैं। सभी देश है, देश जो है एक निरंतर गति से चल रहा है। आज मोदी जी हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे जब चंद्रयान 1 था। आज मोदी जी है, चंद्रयान 3 है। इसके बाद जो कोई प्रधानमंत्री आएगा, हो सकता है चंद्रयान 7 से चंद्रयान 10 वो हासिल करें। तो इसमें वैज्ञानिकों को अगर हम पीछे कर दें, और भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार की जय, ये तो मैं समझता हूं हम हमारे वैज्ञानिकों नहीं तो सरकार का रोल नहीं मान रहे हैं आप। जो स्पेस बजट होता है, जो वैज्ञानिकों को सुविधाएं प्रदान करने की बात होती है, या फिर इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात होती है जहां पर अच्छे वैज्ञानिक तैयार हो सके, ये सब कौन करता है? मतलब आप कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा तैयार हुआ है जिसको जो अभी पिछले 9 साल में हुआ है, जिसने अंतरिक्ष पैदा किए हैं? मोदी जी। तो वो आपने किया था, वो आपने किया था वैज्ञानिक। अरे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम तो जो है हमारे MNITs में, हमारे IITs में जमाने से चल रहा है, और ये काम चलता जा रहा है। अब अगर किसी को जय जय करना है मोदी जी की, तो मोदी जी अपने मुंह से जय जय कर लें, हमें तकलीफ नहीं है इस बात की। हम तो भारतवासियों को बधाई देते हैं, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं, इसरो जैसे संस्थान को बधाई देते हैं कि उसने एक माकू एक ऐसा नायाब काम करके देश को दिखाया। हम लोगों का सर जो है पत्र से ऊंचा। ब्रिज गोपाल लोया जी, वैज्ञानिकों की जय जय, लेकिन इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूं उन वैज्ञानिकों को, और सैल्यूट करता हूं उस सरकार को जिसने हौसला दिया, जिसने बजट दिया, और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वैज्ञानिकों नेहरू जी की भी जय हो। उन्होंने 1962 में इसको खोला था, वो भी कह दो ना लोया जी। फिर वो बड़ा दिल रखो आप भी, मैं भी बड़ा दिल रख लेता हूं। बड़ा करूंगा, आप जितना तंग दिल नहीं है, पूरी बात सुन लेंगे तो समझ आ जाएगा। सैल्यूट करता हूं देश के। नहीं, लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, आप अपनी बात रख रहे थे और आपने बहुत तीखे लहजे में सरकार की आलोचना की। उस पर तो ब्रिज गोपाल जी ने फौरन आप पर जवाब नहीं दिया। आपको इसके बाद भी कह रहा हूं, जी हाँ, आपको वो शांतिपूर्वक सुन रहे थे, तो पहले उनकी बात भी पूरी हो जाने दीजिए। मैं भी शांति, ब्रिज गोपाल जी भी कह रहा हूं, नहीं, बीच में बटन मत कीजिए ना। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज के देश के प्रधानमंत्री सबको सैल्यूट करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री कम से कम पार्टियों की गरिमा के ऊपर होते हैं, वो देश का नेतृत्व करते हैं। हम तो ये स्वीकार करते हैं कि नेहरू जी के जमाने में इसरो की स्थापना हुई थी। मैं विक्रम साराभाई को जितना सैल्यूट करता हूं, उतना ही सैल्यूट नेहरू को भी करता हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे निष्ठाएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु क्या देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार इसका मायने नहीं है। दूसरा, राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे, बिल्कुल सही है, सैल्यूट करता हूं उनको, उस सरकार की इच्छा शक्ति को। परंतु मैं आपको ये भी बता दूं कि इच्छा शक्तियां कहाँ कमजोर होती हैं और विज्ञान कहाँ कमजोर हो जाता है और वैज्ञानिक कहाँ पीछे रह जाता है। याद करिएगा 1996 जब प्रधानमंत्री माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को एक पर्ची दी थी, जिस पर्ची पे लिखा था कि परमाणु परीक्षण की तैयारियां पूरी हैं, परंतु
हम उसे कर नहीं सके, मुझ पर दबाव बहुत था। ये भी याद करिए सरकारों की इच्छा शक्ति क्या होती है। वो परीक्षण हमारे भाग्य में था क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति थी। हम नहीं डरे कि अमेरिकी प्रतिबंधों का क्या होगा, हमने किसी से भयभीत नहीं हुए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आज देश में भारत का परचम बुलंद हो रहा है। ठीक है, हम नहीं रहेंगे, कल हो सकता है कोई ना रहे। एक मिनट बात पूरी कर लूं। कल हो सकता है आप और मैं अमर नहीं है, हमें सबको इस दुनिया से जाना है, परंतु मेरे भारत का गौरव अमर रहे। लेकिन जो भारत की उपलब्धि है, जो उसका गौरव है, वो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। बहुत अच्छी बात ब्रिज गोपाल जी आपने कही है और मुझे लगता है फिरोज सिद्दीकी साहब इस पर अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे और उस पर क्या प्रतिक्रिया उनकी मैं बात करूंगा। लेकिन उचित सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, जहां आज हम लोग कीर्तिमान की, उपलब्धि की, भारत के जय हो की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बात कर रहे हैं कि किसका क्रेडिट और किसका क्रेडिट नहीं। क्या इस तरह की बात होना आज के वक्त में जरूरी था? इससे तो कम से कम राजनीति अछूती रह सकती थी। देखिए, राजनीति खालिद जी कभी भी इन सब विषयों से अछूती नहीं रह सकती, क्योंकि सभी विषयों के पीछे राजनीति तो है। आज आप कोई पढ़ाई करें, आप सिलेबस तय करें, ये भी बात ठीक है, चीज राजनीति ही तय कर रही है। तो ये बड़ा विषय है जिस ओर इशारा किया है। मतलब मैं आज बड़ी सुलझी हुई बात की बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने देखे कि बहुत सम्मान के साथ उन्होंने पिछले वाले प्रधानमंत्रियों का भी नाम लिया। बड़े काबिल तारीफ है कि ऐसी बातें एक देशभक्ति कर सकता है। अमूमन ऐसे प्रवक्ता बात करते नहीं और जिहादी जैसी बातें ज्यादा होती है ऐसी डिबेटों में। लेकिन एक बहुत सुलझी हुई बात की और उनका सबका सम्मान किया, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वर्तमान में हो। लेकिन सवाल यह है ना कि अभी वर्तमान परिस्थिति जो बनी हुई है उसको 14 के बाद ऐसा बांटा जा रहा है कि 14 के पहले हिंदुस्तान क्या था, 14 के बाद हिंदुस्तान क्या हुआ। ये बांटने वाली चीजें जो हो रही है किसी भी राजनीतिक दल में, ये गलत है। 14 के पहले के भी प्रधानमंत्री देश का अच्छा चाहते थे, 14 के बाद वाला भी अच्छा चाहते थे। ये बाइफरकेट जो कर रहे हैं आप और मैं, हर प्रधानमंत्री चाहता था, इच्छा शक्ति उसकी भी थी। अटल जी की क्या है, मनमोहन सिंह जी की क्या है, मैं कहूंगा कि हमारे देखिए राजनीतिक विचारधारा क्या है किस पार्टी की, वो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है जब बात देश की आती है, देश के गौरव की आती है, वैज्ञानिकों की आती है। और इसी तरह से खेल में जब बात हिंदुस्तान, हाँ अली साहब, सबका सम्मान होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों के लिए वाकई गौरव की बात है, बहुत अच्छी चीज है। देश हित में आज बात होनी चाहिए, लेकिन जिस ओर वो इशारा कर रहे थे वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल सर, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि टाइम ओवर जा रहा है और फिरोज साहब कम से कम इस बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि उनका रिएक्शन भी बहुत जरूरी था, लेकिन वक्त अभी फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा है। फिरोज साहब, कम से कम मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ब्रिज गोपाल जी की बात को सोचिएगा जरूर, क्योंकि बात यहां पर किस पार्टी के प्रधानमंत्री की नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिएगा न्यूज स्टेट के साथ।